नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन जीरो एफआईआर को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, जीरो एफआईआर की। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर जीरो एफआईआर होता क्या है। मान लीजिए कोई घटना घटती है, कोई क्राइम होता है, और वो क्राइम जो है किसी एक थाने के अंतर्गत, यानी कि जो क्षेत्र है, थाने का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत वो अपराध हुआ हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे थाने में जाते हैं अपना एफआईआर को लिखवाने के लिए जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वो अपराध नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर अगर वो थाना क्या करता है, आपके एफआईआर को दर्ज करता है, और एफआईआर को दर्ज करने के बाद उस एफआईआर को ट्रांसफर करता है उस थाने के पास जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वो अपराध हुआ हो, तो यहाँ पर जो दूसरा थाना है जिसने उस एफआईआर को क्या किया, दर्ज किया, उसे क्या कहा गया, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस थाने ने वो एफआईआर दर्ज की है उस थाने के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपराध नहीं हुआ है, फिर भी उस थाने ने क्या किया, उस एफआईआर को दर्ज किया है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा सबसे पहले जो है जो जीरो एफआईआर का प्रोविजन है उसको लेकर के उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था। और यहाँ पर संज्ञेय अपराध, आप सभी जानते हैं संज्ञेय अपराध वैसे अपराध होते हैं जहां पर गिरफ्तारी करने के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। खास करके आपको ध्यान रखना है कि जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने खास करके जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो जो अन्य अत्याचार का मामला हो, उसको ध्यान रख करके जीरो एफआईआर के बारे में प्रोविजंस रखने के लिए अपना सजेशन दिया था। तो याद रखिएगा कि जीरो एफआईआर होता क्या है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या कह रहा है कि यह एक एफआईआर है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना तब दर्ज किया जा सकता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत मिलती है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही तरीके से जीरो एफआईआर को परिभाषित कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर रिवाइज करके आप कहाँ जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया, और न्यूज क्या है, आफ्टर जीरो एफआईआर 22-year-old फार्मर क्रिमेटेड। और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, औषधि एवं चमत्कारी उपचार आक्षेपणीय विज्ञापन अधिनियम 1954, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रग एंड अदर मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 DOMA के तहत किसी दवा से संबंधित भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर प्रतिबंध है। बिल्कुल सही है। यहां पर आप देखोगे ये जो न्यूज आया है कि इसी को लेकर के अब यहां पर जो है मिसलीडिंग एड्स वायलेशन डेट एंड पतंजलि बुक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर जो है आपको ध्यान रखना है कि जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार आक्षेपणीय विज्ञापन अधिनियम 1954, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। और इसमें साफ साफ कहा गया कि अगर आप किसी दवा के बारे में भ्रामक प्रचार करते हैं तो यहाँ पर ये करना क्या है, अपराध है। और इसीलिए यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पर सही है। तो याद रखिएगा, किसी दवा से संबंधित अगर भ्रामक विज्ञापन आप लेकर के आते हैं तो ऐसा करना हमारे देश में अपराध है। और किस कानून के तहत अपराध है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग एंड अदर मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, DOMA के तहत भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने तक की कैद और या जुर्माना हो सकता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी दवा को लेकर के भ्रामक प्रचार करते हैं वो अपराध है। अगर आप ये अपराध पहली बार करते हैं तो यहां पर यह कहा गया है कि दोषी पाए जाने पर आपको 6 महीने की सजा या फिर आपको
जो फाइन है वो लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि 6 माह की सजा के साथ साथ आपको फाइन भी लगाया जा सकता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, यहां पर सही है। तो 6 महीने तक की कैद या स्लैश करके क्या लिखा हुआ है, या जुर्माना हो सकता है। और या का मतलब क्या है कि दोनों साथ में हो सकते हैं या फिर सिर्फ आपको जुर्माना भी लगा करके छोड़ा जा सकता है आपके पहले अपराध पर, यानी कि यहां पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, आयुष पारंपरिक चिकित्सा के लिए चिकित्सा मानक विकसित करने और स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये सभी हम लोग जानते हैं आयुष मंत्रालय के बारे में। तीसरा कथन भी यहां पर सही है, तीनों कथन सही हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। एक और बात मैं यहां पर बता देता हूं जो कि मैंने आपको दे दिया है यहां पर, जो कि न्यूज में भी जिसकी चर्चा की गई है। क्या कहा गया है कि अगर आप दूसरी बार ऐसा ही क्या करते हैं, अपराध करते हैं और दोष सिद्धि हो जाती है, तो आपको जो है दूसरी बार उसी अपराध को दोहराने के लिए 1 साल की सजा के साथ साथ फाइन भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा भी की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर सजाएं होती हैं। तो ऑन द सेकेंड ऑफेंस द पीरियड ऑफ जेल टर्म एक्सटेंडेड टू 1 ईयर। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर देखेंगे। तो जो न्यूज क्या है, मिसलीडिंग एड्स वायलेशन डेट अर्न्ड पतंजलि रीबुक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है रीबुक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है न्यूज है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हरित नौका निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है। और यहाँ पर आपको 4 मंत्रालयों के नाम दिए गए हैं और आप सभी जानते हैं कि जो पहल है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है ये एक पहल की शुरुआत की गई थी जिसका नाम क्या था, हरित नौका। अब इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है उसमें भी आप इसके आंसर को देख सकते हैं, द हाइड्रोजन पावर फेरी लॉन्च्ड बाय पीएम। तो यहाँ पर जो अंतिम में आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर के काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया गया है और यहाँ पर हरित नौका इनिशिएटिव को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। और आप देखोगे यहाँ पर जो हरित नौका इनिशिएटिव है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो है हरित नौका जो गाइडलाइन है वो जारी किए गए थे जनवरी 2024 में ही, और जिसके तहत ये कहा गया था कि सारे जो स्टेट्स हैं जहां पर भी इनलैंड जो फेरी वगैरह नाव वगैरह चलाई जाती हैं वहां पर ये कहा गया था कि नेक्स्ट 1 डिकेड में, आने वाले 10 वर्षों में 50% जो इनलैंड वाटरवेज होंगे और वाटरवेज बेस्ड पैसेंजर फ्लीट होंगे वहां पर आपको क्या करना है कि जो ग्रीन फ्यूल है 50% ग्रीन फ्यूल का यूज करना है, जिसे कि 2045 तक बढ़ा करके क्या करना है 100% करने की बात कही गई है। तो यहां पर इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज यहां पर आया है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कितने कथन यहां पर सही हैं। देख लेते हैं। यहां पर जो पहला कथन क्या है, इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों को ऐसी इकाइयां लगाने पर सब्सिडी मिलेगी। तो यहां पर जिस हम योजना की बात कर रहे हैं इसको लेकर के न्यूज आया है, कैबिनेट ओके 75,000 करोड़ रूफटॉप सोलर स्कीम, जिसका नाम क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड टू गेट सब्सिडी अप टू 78,000। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, इस योजना के माध्यम से परिवार बिजली बिल बचाने के साथ साथ डिस्कम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। और ये इस योजना की बहुत ही बड़ी खासियत है कि अगर आप अपनी छतों पर जो सोलर पैनल लगाएंगे उससे अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता है, आपकी खपत के अलावा जो बिजली बचती है आप उसको क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो डिस्कॉम को अधिशेष बिजली आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे कि आपको अर्निंग भी होगी। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी क्या है, यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, एक 3 किलोवाट प्रणाली एक घर के लिए प्रति माह औसतन
300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगी। तो ये कथन भी यहाँ पर इस योजना को लेकर के बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। साथ ही ये जो योजना है जिसके बारे में सारी बातें इसी न्यूज से उठा करके उसमें स्टेटमेंट बनाई गई है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। सारी बातें जो है यहाँ पर इस न्यूज में लिखी गई हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और योजना क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको आपको क्या करना है, अभी कभी नोट डाउन कर लेना है। आगे देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो कि 2017 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? तो 42 अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा जो है सिद्धांत हमारे डीपीएस में जोड़ा गया, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखोगे यहाँ पर जो 42 अमेंडमेंट है उसके द्वारा अनुच्छेद 39A ऐड किया गया था डीपीएसपी में, 43A को ऐड किया गया था और 48A को ऐड किया गया था। और आप देखोगे यहाँ पर क्या है, 43A क्या बोल रहा है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये उसकी क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए इसके आधार पर तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या निकलेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को क्या करना? सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो ऐसे चीजों को भी आप क्या करेंगे? रिवाइज करके जाएंगे अपने प्री एग्जाम में। आइए अब देख लेते हैं आज के तथ्य को। और आज के तथ्य में हम चर्चा करेंगे मॉरिशस का जो अगलेगा द्वीप है उसको लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज आया आज के द इंडियन एक्सप्रेस में। आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर में भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाना चाहता है और इसके लिए हमारा जो प्रेजेंस है इंडियन ओशियन में वो होना बहुत ही जरूरी है। और इसी क्रम में भारत ने जो है क्या किया है, मॉरिशस का जो अगलेगा आइलैंड है वहां पर एक जो एयर स्ट्रिप है उसको उन्होंने उन्नत किया है और साथ ही साथ जो युद्धपोत वगैरह होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, उनके रुकने के भी यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर भारत ने अपग्रेड यहाँ पर किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मैपिंग के हिसाब से देखें तो भी मॉरिशस आप देख सकते हो यहाँ पर मालदीव है। पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा मैप है ना, इसको आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर हो गया मेडागास्कर। तो इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस को स्थापित करने के लिए और चीन के बढ़ते प्रेजेंस को यहाँ पर क्या करने के लिए, रोकने के लिए भारत को जरूरी था कि भारत क्या करे, अपना जो मिलिट्री प्रेजेंस है खास करके इस क्षेत्र में बढ़ाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अगलेगा द्वीप है वहाँ पर भारत ने जो फैसिलिटी जनरेट की है वो भारत की जो इस मजबूती है उसको जो है हिंद महासागर में और उसको अच्छा मजबूती प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मॉरिशस की तरफ से भी ये कहा गया है कि भारत के यहाँ पर प्रेजेंट रहने से जो मॉरिशस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर जो है जो काउंटर पैरेसी घटनाएं होती हैं, टेररिज्म की घटनाएं होती हैं, जो नारकोटिक्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसको रोकने में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। यानी कि दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। तो इस न्यूज़ को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईआर का एक टॉपिक, और मैपिंग के लिहाज से देखेंगे तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आशा करता हूँ कि आज का डेली क्विज आप सभी को पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनसे जुड़े जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने कमेंट हमें दें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा लाया गया जो भी कार्यक्रम हो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।